बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, बहुत अरसे बाद मैंने एक प्रेस रिलीज़ देखी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई, और वो प्रेस रिलीज़ थी ड्यू टू द इंक्रीज़ इन पेट्रोलियम प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड एक्सचेंज रेट वेरिएशंस इन द लास्ट फोर्टनाइट, द OGRA has worked out the higher petroleum prices, but Prime Minister has decided against the recommendation and passed on the minimum increase in prices to the consumers. The government has observed the higher international pressure of prices through reduction in petroleum levy and sales tax. साथ ही वो लिखते हैं, it is pertinent to mention that petroleum prices in Pakistan are the cheapest in the region. मैं अगर बात करूं, पेट्रोल की प्राइस 123 थी, 123.30 थी और अब 127.30 हो गई है, जिसका मतलब है 4 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। हाई स्पीड डीजल 120.04 था और अब ये 122.04 है, दैट मीन्स 2 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ है। केरोसिन को लेकर 92 रुपये 26 पैसे पर थी और अब ये 99 रुपये 31 पैसे पर है, इसका मतलब है 7 रुपये और 5 पैसे हुआ है। और लाइट डीजल 90.69 पर थी और इस वक्त 99 रुपये 51 पैसे पर है, दैट मीन्स 8 रुपये 82 पैसे पर है। ये जो प्रेस रिलीज़ है, 70-72 साल में जब से पाकिस्तान बना है, यही हमें बताया जाता है, यही इस अवाम को बताया जाता है। और लेकिन आज सवाल ये है, बिल्कुल इंटरनेशनल प्राइसेस ठीक इन्होंने लिखा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब ये व्यू पॉइंट इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी, तब जब हुकूमत ये प्रेस रिलीज इशू करती थी तो तब कहा जाता था कि उस वक्त की हुकूमत, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, कि ये डाकू हैं और ये लुटेरे हैं। लेकिन आज अगर एक फाइनेंस डिवीजन एक प्रेस रिलीज इशू कर रहा है जिसको हम मानने को तैयार हैं, तो क्या उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ गलत था या आज जो वो बता रहे हैं वो गलत है? क्या उस वक्त जो क्रिटिसिज्म था वो अनकॉल्ड फॉर था या जो आज बताया जा रहा है ये गलत है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बात करेंगे। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर। हुकूमत के अंदर एक इंटरनल डिस्ट्रेस हम देख रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नज़र आ रहा है, और सेम सिचुएशन अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। PDM, मिड टर्म इलेक्शंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, लॉन्ग मार्च टू इस्लामाबाद, ऑपोजिशन ने इसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया है। स्पेशली मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी PDM से बाहर आ चुकी है और उनका अब बिल्कुल फोकस है अगले इलेक्शंस के ऊपर, अगले इलेक्शंस कैसे होंगे। लेकिन इस सारे सिनेरियो में मरियम नवाज़ को कोई डर भी है, उनको किसी से डर है और किसी को उनसे डर है, ये भी, इस पर भी बात करेंगे। और लास्टली हम लोग बात करेंगे, वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उनका कहना है कि कलअदम TTP के गैर मुसल्लह होने पर माफ़ी का ऐलान किया है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इसके ऊपर ज़रा हम लोग जो हमारी मिलिट्री साइड है उस साइड से भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फ़ौज सोचती है अगर ऐसी सिचुएशन हो। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी होंगे, और इस सिनेरियो में पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि ये अगर इतना बड़ा डिसीजन करना था तो पार्लियामेंट को क्यों नहीं इस चीज़ के लिए बताया गया, उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया। इस पर बात करेंगे। अपने आज के प्रोग्राम में मुझे आज ज्वाइन किया है निसार चीमा ने, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, एक बड़ी वाइब्रेंट आवाज़ हैं, बड़ी लॉजिकल इनकी एक्सप्लेनेशंस होती हैं। मेरे साथ हैं कादिर खान मंदोखेल, वंस अगेन वन ऑफ द वाइब्रेंट नेम ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकन कौमी असम्बली हैं, और शॉर्टली मुझे ज्वाइन करेंगे आफ्ताब जहांगीर, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, और डाउन द रोड इन द प्रोग्राम हमें लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। चीमा साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, प्राइसेस का इंक्रीज़ हुई हैं और हमें फाइनेंस मिनिस्ट्री बता रही है कि जी आप इस रीजन के अंदर ये सबसे सस्ती हैं। इन्होंने लेवी और सेल्स टैक्स के ऊपर भी कहा कि वो उस पर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन वही चीज़ जो आप लोगों के वक्त में जब अनाउंस की जाती थी कि जी इतना OGRA ने भेजा है, लेकिन कौमी मफाद में और लोगों का दर्द समझते हुए हमने सिर्फ इतना इंक्रीज़ किया है, तो सर वो उस वक्त ठीक था या आज ठीक है, या उस वक्त गलत था या आज गलत है? जरा समझाइएगा प्लीज।
भाई साहब, ये वैसे ये अंदाजा फरमाएं कि पहली दफा ये भी हुआ पिछले दिनों कि ओगरा ने ₹1 फी लीटर के इजाफे की समरी भेजी, रिकमेंडेशन दी, और इन्होंने ₹5 फी लीटर का इजाफा कर दिया, आपको याद है 2 हफ्ते पहले जी। तो अब अंदाजा कर लें, ये देखें, ये एक मिसाल नहीं है, ये जो है ये आज भी ऐवान में, कौमी असेंबली के ऐवान में हमने तो यही कहा, पुराने उनकी बातें याद दिलाई कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो वजीर आजम क्या होता है, मैं कहना नहीं चाहता, जो कुछ ये फरमाते थे। देखें, जब बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, तो जो इनका कंफ्यूजन होता था, आज अगर उन पे अप्लाई किया जाए तो अंदाजा फरमाइए तो मुंह दिखाने के काबिल न रहे। हाँ। सिर्फ एक चीज की बात नहीं है काई साहब, हर चीज की कीमत जो है जमीन से आसमान तक चली गई, कई गुना बढ़ गई। आपको याद है हमारे दौर में चीनी ₹55 फी किलो थी, आज 110 पे चली गई। आटा हमारे दौर में 25 से 30 रुपए फी किलो था, आज 3 गुना बढ़ गया है, उसकी कीमत 3 गुना हो गई। आप अंदाजा पेट्रोल की कीमत देख रहे हैं, यानी वो जो कीमतें मैं गिनवा रहा हूँ वो 70 साल में वहां तक पहुंची थी, 70 साल में। ठीक है जी। अब ये 3 साल में जो है इजाफा डबल हो गया है, यानी 70 साल में शायद खुर्दनोश की कीमतें जहां तक पहुंची थी 3 साल में उससे डबल हो गई हैं। ये हालत, यानी हर चीज में एक नया रिकॉर्ड इन्होंने काम किया है। महंगाई का, बेरोजगारी का। देखे, मैं काश्तकार घराने से मेरा ताल्लुक है, मैं ये शोबा ज़राअत से ताल्लुक है हमारे खानदान का। DAP खाद जो हमारे दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में ₹2100 फी बैग थी, आज काई साहब उसकी कीमत ₹7000 फी बैग हो चुकी है। बिल्कुल ये हालत है। अच्छा डॉक्टर साहब ठीक, जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया। आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। कादिर भाई, मुझे एक चीज बताएं, ये प्रेस रिलीजें आज की नहीं है, ये हमेशा से चलती आ रही हैं और हमेशा से ऑपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही है हुकूमत के ऊपर। यही प्रेस रिलीज जब आप लोगों के या नून लीग के दौर में आती थी तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म आता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, और जो अलकाबात दिए जाते थे मैं उन पे बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आज जब ये आता है और लोगों को ये जस्टिफिकेशन दी जाती है हमारे इकोनॉमिस्ट की तरफ से कि जी ये बिल्कुल ठीक है और सिचुएशन ऐसी है, तो फिर क्रिटिसिज्म किस चीज का होता था? ये फार्मूला शौकत अजीज जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त से शुरू हुआ। जनरल मुशर्रफ के दौर में जब कोई महंगाई की बात करता था तो देखे फ्रिज आ गया, टीवी आ गया वगैरह वगैरह, इस तरह नारे लगाते थे। फिर वही पेट्रोल प्राइस को दुनिया के साथ कंपेयर करते थे और फिर यही इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल अगर महंगा हो गया, डॉलर महंगा हो गया तो समझ लो वज़ीर आज़म चोर है। ये इनके अपने अल्फाज हम दोहरा रहे और आप यकीन करेंगे, चिमा सब सुन रहे, आज की हुकूमत जो है ना वो हमें कोई नई बात कहने की, अपनी तरफ से झूठ सच बोलने की जरूरत ही नहीं है। इनकी जो वो अखबार ज़रीन होता है, क्या कहते हैं वो हम रिपीट करें कि जनाब ने ये कहा था, जनाब ने ये कहा था, वो चीजें हम रिपीट करें। अगर मैं कर्ज लूं तो खुदकशी करो, खुदकशी आराम, वो मशवरा नहीं कहता हूँ, लेकिन सवाल ये है जहां ये पे 10,000 अरब या पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के ऊपर 10,000 अरब का वो कर्ज, आज 17,950 अरब ये कर्ज ले चुका है। ये खैरात सदका इसके अलावा है, खैरात सदका वो जो कोरोना की सूरत में है, जो एशियन बैंक ने दिए है, जो IMF ने दिए है, दूसरी चाइना, वो उसके अलावा है। तो सवाल ये है कि मैं एक और चीज, आज भी अगर हुकूमत के मैं इस मंतक को मान लूं कि दुनिया भर में पेट्रोल महंगा है, तो जनाब ये भी बता दें कि दुनिया भर में बेरोजगारी कोई नहीं है। दुनिया भर जिंदा लोगों की हाथ पांव नहीं काटे जाते हैं। दुनिया भर में इस तरह बगल में एक चोर दूसरा चोर ऐसा नहीं होता है। और फिर चाइना क्या मिसाल देते थे जहां 400 लोगों को सजाए मौत दी गई है इस करप्शन के ऊपर। भाई आप जो कहते थे कि मैं फाड़ के ले लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब पता चला कि आपके अपने दोनों बगल में चोर निकले और चोर भी सर्टिफाइड चोर। ठीक पॉइंट आ गया आपका, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे 2 चीज़ें अभी बड़ी इंटरेस्टिंग कादिर खान मंदोखिल साहब ने बात की है। मैं आज देख रहा था कि हांगकांग के अंदर 1 लीटर 400 रुपये का है पाकिस्तानी। ये प्रेस रिलीज आई, बड़ी अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए। पहले तो मेरा ख्याल था शायद ट्वीट आ जाएगी कोई ऐसे PM की तरफ से, लेकिन इट्स गुड कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने फाइनली रियलाइज़ किया कि हमें ये करना चाहिए। सर इन्होंने अंदर ये क्यों नहीं लिखा, जब ये इन्होंने लाइन मेंशन की, इट इज़ पर्टेनेंट टू मेंशन that petroleum prices in Pakistan are the cheapest in the region.
इसके अंदर इन्होंने क्यों नहीं लिखा कि पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, रुपये की वर्सेस डॉलर वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग क्या है? क्योंकि अगर आपने कंपैरिजन करना है तो एप्पल टू एप्पल ही होगा ना जी, कंपैरिजन एप्पल का ग्रेप्स के साथ तो नहीं होगा। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये देखिए, बात ये है कि ये इनकी हुकूमत की, इन हुक्मरानों की, इनके तर्जमानों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई साख नहीं है। सच्ची बात ये है। और मैं गुजारिश करूं कि इन्होंने जो नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, देखिए सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस की बात नहीं है, यानी ये हर चीज की वजह से मैं गुजारिश कर रहा था, नया रिकॉर्ड कायम किया है। महंगाई का, बेरोजगारी का, झूठे इल्जामात का, झूठे दावों का, झूठे वादों का। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर किधर गए जी? फिर ये एक अंदाजा करें बदतरीन गवर्नेंस का। कैसे आप उससे ज्यादा बेहतर जानते होंगे। ये इमरान खान साहब कहा करते थे कि मैं सरकारी जो अफसरान हैं, उन मुख्तलिफ महकमे, पुलिस है, इंतजामिया, उनको डीपोलिटिसाइज कर दूंगा, कोई वहां पे सियासी मुदाखलत नहीं होगी। सबसे ज्यादा बदतरीन मुदाखलत इस दौर में हो रही है, सियासी मुदाखलत। कैसा इनके जीते हुए MNA और MP एक तरफ है, हारे हुए लोग जो है उनके कहने पे पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है। हाँ। बात यह है, देखिए यू टर्न के रहे रिकॉर्ड, यानी अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने के रहे रिकॉर्ड, यानी मुख्तलिफ तरीन मुद्दत में सबसे ज्यादा कर्जे लेने के रहे रिकॉर्ड। देखिए हमारे दौर में कर्जे जो थे, यानी 70 साल में कर्जे 25,000 अरब तक पहुंचे, जो 3 सालों में 45,000 अरब तक पहुंच चुके हैं। ठीक है। बात यह है, लेकिन महंगाई की जो बात हो रही थी, मैं इनसे कहूंगा अवाम पे कुछ रहम करें, खुदा का खौफ करें। आपने अल्लाह के पास हाजिर होना है। ये एक अवाम का ये है कि आपने चीखें निकलवा दी हैं, अब जाने भी उनकी जान निकलवाने के दरपे हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं आप सुनते? और मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। वाह जी वाह। अच्छा कादर भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं उतनी देर में आफ्ताब भाई भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे आप बताइएगा, ये जो पॉलिटिकल अब सिनेरियो हम देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का तो मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब क्या प्लान ऑफ एक्शन है? आप लोग पंजाब के अंदर राजा परवेज अशरफ साहब हम देख रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को एंड ऑल दैट। अब आप लोग इलेक्शन मोड पर आ गए हैं, अब वो जो हुकूमत को गिराना, नो कॉन्फिडेंस, इन हाउस चेंज, पंजाब, दैट स्टोरी इज ओवर, और अब आप लोग फोकस कर रहे हैं ऑन द जनरल इलेक्शंस। जी बिल्कुल, आपने सही तज्ज़िया किया है। हमारी बदकिस्मती है कि जो हुकूमत को गिराने के लिए हम सोच रहे थे, और हमने ये सोचा था और बिल्कुल सही सोचा था कि वफाकी हुकूमत सिर्फ 4 सीटों पे खड़ी थी और पंजाब की हुकूमत 7 पे खड़ी थी। हाँ। और इसके बावजूद पब्लिक नाराज है। इसके बावजूद कि 40 MPA मैंने यानी 32 MPA पंजाब में जहांगीर तरीन बगल में लेके घूम रहा है। इसके बावजूद कि MPO से, इसके बावजूद कि मेंगल साहब की BNP पार्टी उससे अलग हो गई है, उसके बावजूद कि उनके अपने मेंबरान कौमी असम्बली के फ्लोर पे चीमा साहब गवाही देंगे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बाकायदा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाता है, और उसके बावजूद हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सके। ये बदकिस्मती है हमारी। लेकिन भारत ये अपनी जगह पे एक कोशिश है, कोशिश हो रही है, मुमकिन है आगे चल के मुतहद हो जाए। लेकिन नहीं भी हो तो हम में तो पहले ही बिलावल भुट्टो साहब ने हमें एक रेड अलर्ट, एक लिहाज से सियासी रेड अलर्ट जारी किया है कि हम इलेक्शन की तैयारी करें। हम बिल्कुल इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अपने हल्कों के साथ। आप करेंगे कि आज सेशन खत्म हो गया, पहले ही 2 घंटे की फ्लाइट पकड़ के मैं कराची आया हूँ, और मंडे को फिर जाऊंगा, या फिर इस तरह ज्वाइंट सेशन किसी वक्त आ जाएगा तो वही जाना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि हम अपने आवाम के साथ रब्ते में हैं, जो हमारी बस में है, हमारी जितनी कोशिश है या जितनी साख है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। और लेकिन अगले इलेक्शन 23 में पहले हो, हमें आवाम को ज्यादा बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मीडिया इतनी बेहतरीन हो चुकी है कि एक एक चीज आज अगर चारों तरफ ये पेट्रोल के हवाले से, और खुद इमरान नियाजी साहब की तकरीर लोग जो वीडियो को वो है वो शेयर कर एक दूसरे को, जिस तरह वो गुफ्तगू फरमाते थे और जिस तरह वो बिजली के बिल कटाते थे, जिस तरह लोगों को गैर कानूनी हरकत पे यानी हुंडी के जरिए पैसे भेज दो, तो ये सारी चीज एक वकील की हैसियत से मुझसे पूछो तो ये 75 मुकदमे बन सकते हैं। लेकिन क्या करे, एक के बगल में, निया भी उनके बगल में। आज कौमी असम्बली का सेशन इस बात पे खत्म कर दिया है क्योंकि आज शाम ये कल ऑर्डिनेंस लाएंगे, क्योंकि पिछले अभी जो सेनेट चेयरमैन है उन्हें अपोजिशन लीडर्स के साथ मशावरत करनी है, क्योंकि मशावरत उन्हें करनी नहीं है, लिहाजा ये फ्रेश
उसी चेयरमैन का करेंगे, और ये चेयरमैन को सूट कर रहा है, इस वजह से सूट कर रहा है कि इस चेयरमैन की बहुत सारी वीडियो उनके पास है, जो कि मैं गलत समझता हूँ। पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा चीमा साहब, मुझे जरा समझाएं, मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या इख्तलाफात, क़यादत भी बोल पड़ी है? मरियम नवाज की ये स्टेटमेंट, मैंने आपसे इसका पूरा मतलब और प्लस माइनस समझना है और अवाम ने भी समझना है। ये जो इन्होंने कहा है कि नून लीग में आज भी हम में ऐसे लोग हैं जो हमसे डर रहे हैं और हम उनसे डर रहे हैं। सर, ये कौन लोग हैं जिनसे मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून के अंदर डर रही हैं, या वो मरियम नवाज से डर रहे हैं? डॉक्टर साहब, तो कैसे मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, सुन रहे हैं। गुजारिश ये है कि मैं ये तो कह सकता हूँ, इस बात का मुझे इल्म है और आप भी जानते हैं कि मुख्तलिफ इशूज के ऊपर मुख्तलिफ आरा हैं हमारे पार्टी में। इख्तलाफ राय जो है वो भी जमहूरियत का हुस्न होता है। आप ऐसा ही इसको ज्यादा एलेबोरेट कर सकेंगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि देखें, इस बात को बहरहाल मैं नहीं समझा कि जी कौन लोग वो डर रहे हैं और किन से हमारे कायद की बेटी किन से डर रही है या डर सकती है, ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल में तो ये है कि इख्तलाफ राय बिल्कुल मुख्तलिफ इशूज के ऊपर होता है, उसका इजहार भी होता है, लेकिन जहाँ तक मकासद हैं, हाँ जी, वो मुस्लिम लीग नून के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ जो बयानिया है या जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो ये हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन की बालादस्ती हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई अच्छी बातें, ये तो हो गई अच्छी बातें। मुझे अंदर की बात बताएं, किसकी वजह से मरियम परेशान है? क्या शहबाज शरीफ और हमजा की वजह से परेशान है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जी क्राउड पुलर तो मरियम है, और अगर कल को जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने जाना है तो फिर कौन आगे लीड करेगा और कौन सब कुछ बनेगा? कोई अंदर की बात बताएं। ये बातें तो मैं सुन के बाल सफेद हो गए डॉक्टर साहब। कैसा मुझे तो बाहर की बातों का ही पता है जी, अंदर की बातों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये जिस तरह मैंने गुजारिश की कि देखें, ये एक जमहूरी पार्टी भी है, इसमें इख्तलाफ राय के इजहार का मौका भी मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम डिसिप्लिन पार्टी भी है। बिल आखिर जो फैसला मियां नवाज शरीफ का होगा, और वो अमूमन ये पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ हैं, उनसे मशवरा करके फैसला करते हैं, और मियां शहबाज शरीफ भी जो फैसला करते हैं उसकी अप्रूवल अपने नवाज शरीफ से। सर पॉइंट आ गया, आफ्ताब भाई भी हमें मिल गए हैं जी। पूरी पार्टी जो है वो उसकी पाबंदी करेगी जी। अब भी बिल्कुल आफ्ताब जहांगीर साहब एयरपोर्ट जा रहे थे, हमने रास्ते में पकड़ लिया। आफ्ताब भाई बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। आफ्ताब भाई सबसे पहले बताएं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी आपने और आपकी फाइनेंस। एक चीज मैं खुश हूं, इस दफा किसी ऐसे पीएम ने नहीं ट्वीट किया, लेकिन आखिरी एक जुमला है, मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं। इट इज पर्टेनेंट टू मेंशन दैट द पेट्रोलियम प्राइसेस इन पाकिस्तान आर द चीपेस्ट इन द रीजन। ये चीज आप लोगों ने बताई, लेकिन आपने फिर बताया नहीं कि पर कैपिटा इनकम कितनी है पाकिस्तान की एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ये चीजें नहीं बताई, और पेट्रोल आप लोगों ने फिर बढ़ा दिया। आफ्ताब भाई अच्छा देखिए, बात ये है कि पर कैपिटल इनकम जो है अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे ममालिक से तो यकीनन कम है, बिल्कुल, लेकिन अगर आप प्राइस को देखेंगे तो प्राइस जो है वो तो इंटरनेशनली बढ़ रही है, और दूसरे ममालिक से जब कंपेयर करेंगे तो फिर अभी भी पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम है। नहीं, प्राइस बिल्कुल कम है आफ्ताब भाई, प्राइस बिल्कुल कम है, लेकिन उसका आप कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करें ना जी, एप्पल टू ग्रेप्स तो ना करें। हांगकांग में 400 रुपए का पर लीटर है, लेकिन वहां पर कैपिटा इनकम भी तो इन लोगों की ज्यादा है ना जी। अच्छा देखिए, आप असल में मसला ये है कि अगर आप ये समझते हैं कि 3 साल के अंदर पर कैपिटल इनकम 400 हो जाएगी, क्या हांगकांग के बराबर हो जाएगी, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है जी, अगर ऐसा होता तो पिछले जो 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं तो उन्हें भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए था कि जी लेकिन क्या है कि यकीनन अभी भी इसको ग्रेजुअली हम बढ़ाएंगे। हमारे लिए भी परेशानी है मंसूर भाई कि अगर ये प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इफेक्ट तो हमें भी पड़ता है, और आवाम को भी। हमें पता है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही थी, लेकिन सिस्टम को चलाने के लिए आपको मार्केट के साथ चलना भी पड़ता है। ठीक हो गया। अच्छा आफ्ताब भाई, दूसरी मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या हो रहा है? इधर अलीम खान ग्रुप है, आज तो बल्कि आप लाहौर से ही गुजरे हैं। परवेज खटक साहब इमरान खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि इनकी परेशानी हमारे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, और मैंने सुना है आपने भी कहा है कि अगली दफा हमें कहा गया है कि अगली दफा आपकी बजाय कोई और पार्टी उम्मीदवार होंगी। अगर ये सच है तो हमें वक्त पर बता दिया जाए ताकि हम अपना बंदोबस्त कर लें। ये क्या हो रहा है? पीटीआई में क्या हो रहा है? पहले ये तो मुझे समझाएं।
अच्छा देखिए मंसूर भाई, बात ये है कि जहाँ तक खटक साहब का ताल्लुक है तो उनके इश्यूज डिफरेंट हो गए, मेरा इश्यू बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपना बताएं। इस तनाजुर में बात नहीं की थी जिस तनाजुर में इसको कोट किया जा रहा है। मैंने ये बात कही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब से कि देखें, हमें जो है अपने वर्करों को और लोगों को रोजगार देना है, उसके मौके पैदा किए जाए और जो तरक्याती काम है उनके अंदर जो है तो उसके तरफ तवज्जो दी जाए ताकि, और अगर ये सब चीजें नहीं हो रही, मुश्किल हो रही है, तो फिर आप हमें बता दें। इसका मतलब ये है कि आप हमें दोबारा टिकट नहीं देना चाहते, क्योंकि जाहिर बात है जब हम डिलीवर नहीं करेंगे जिस तरह हमें करना चाहिए तो फिर हमें तो ग्राउंड में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इस सेंस में मैंने बात की थी जिसको बिल्कुल मिसकोट किया जाए। और ये देख लें आफ्ताब भाई, शिकवा आपने किया प्राइम मिनिस्टर से, पब्लिक क्या हुआ, लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल आपने इसको रेक्टिफाई कर लिया। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस वक्त ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा अफगानिस्तान के टॉपिक पे भी बात करेंगे और मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी होंगे पैनल में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कलअदम टीटीपी के गैर मुसल्लह होने पर माफ़ी का ऐलान किया है। कलअदम टीटीपी के कुछ ग्रुप्स के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये कहना है वज़ीर आज़म इमरान खान का। हमेशा कहता हूँ आगे बढ़ने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। मुज़ाकरात अफ़गान सरज़मीन पर हो रहे हैं और तालिबान हुकूमत मुज़ाकरात में ताउन कर रही है। हथियार डाल दें तो कलअदम टीटीपी को माफ़ कर देंगे। अस्करी हल नहीं, बातचीत पर यकीन रखता हूँ। हालिया दिनों में हम लोगों की एक और लहर आई है, इसके बावजूद बातचीत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर कैसे आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को? इनका फॉर्मली जो सारा इंटरव्यू है वो तो कल ऑन एयर होगा, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं पाकिस्तान की ये जो सिचुएशन है और जिस तरह डायलॉग हो रहा है, और डायलॉग पर ही यकीन है, और मैं बड़ा खुश हूं कि इस पॉइंट के ऊपर खान साहब ने यू टर्न नहीं लिया, इस पे बड़े वो फोकस्ड हैं राइट फ्रॉम डे वन। सर इसका आप एनालिसिस क्या करेंगे? जी देखें, इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐसी बात की है, वजीर खारजा ने भी ऐसी बात की है, और जब वजीर आजम कोयटा गए थे तो जो नाराज बलोचों के बारे में भी इन्होंने ये बात कही थी। इससे दो तीन बातें साबित होती हैं। पहली बात जो साबित होती है मेरे एनालिसिस के मुताबिक वो ये है कि जो नई अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, वो अपना वादा निभा रही है। वो इन लोगों के लिए जगह तंग कर रही है और इनको कह रही है कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, आप मुज़ाकरात करें और जाएं अपने मुल्क में वापस। बिल्कुल ठीक। ये प्रेशर अफगान तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। दूसरी बात इससे ये जाहिर होती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब कमजोरी की हालत में है। हाँ। और जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि जी ये तो जब तालिबान के आने के बाद ये और मजीद पकड़ेंगे जोर और हमारे ऊपर ज्यादा हमले होंगे, मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो पिछले 2-3 हफ्तों में आपको एक स्पाइक नजर आई है हमलों में, ये जो उनकी रही से ही पावर थी विद इन स्लीपर सेल जो पाकिस्तान में थे, उनको इन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया ताकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर सके। तो इन्होंने अपने लिए एक पोजीशन बनाने की कोशिश की है। ठीक है। और ये मेरे इल्म में पहले से था कि ये पहले ही ये पैगाम भेज चुके थे कि हम माफी तलाफी, हमें कोई इम्कान है तो बताएं कि हम इसमें आगे चलें। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इस इलाके के अमन के लिए अच्छा है। लेकिन एक बात देखें, जिन लोगों ने अपने लख्ते जिगर शहीद करवाए हैं, अपनी औरतों की शहादत देखी है, और जो लोग हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को उनसे पूछना पड़ेगा। ठीक है। और वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सूरत में माफ करेंगे। तो लिहाजा आपको अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान में से सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। वो फुट सोल्जर्स जो कि जो बड़े लेवल पर उनके लीडरशिप में प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं है, जिनका रॉ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि नीचे सिर्फ एग्जीक्यूशन वगैरह करते थे, अहकामात बजा लाते थे पैसे की लालच में या किसी और वजह से, उनको माफ, इसलिए उसके माफ करने के 2-3 फायदे हैं। एक तो ये कि कमजोर हो जाएगी ओवरऑल जो वो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें से कुछ लोगों को आप तोड़ देंगे। दूसरा ये कि वो लोग अपने अपने कबीलों में आ जाएंगे, जो कबीलों के सरदार हैं उनकी गारंटी दे सकते हैं। ठीक है। जो बड़े लोग हैं उनको कहेंगे जी आप आए, आप फेस करें ट्रायल्स, और जो भी आपको सजाएं अदालतें देंगी उसके मुताबिक आप करें। उनके लिए भी इसमें फायदा है, क्योंकि उनको पता है कि हमारी अदालतें जो है ना
कितना टाइम लगाती है काम बिल्कुल करने ठीक में। है, बिल्कुल ठीक है। कादिर खान मंदोखेल साहब, सर मुझे बताएं, ये जो एक वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है जो उन्होंने बताया है और जो डायलॉग हो रहा है, अपेरेंटली तो चीज़ें ऐसी लग रही हैं, अगर मैं जलसा वाला पॉइंट ऑफ व्यू आगे लेकर चलूं, कि वो पैसिफाई कर रही हैं एंड दे आर ऑन द टेबल टॉक्स विद अस कि जी हाँ ठीक है, हमसे आप निगोशिएट कर लें, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानने को तैयार हैं। सर ऑपोजिशन कैसे देख रही है इस डिसीजन को? जी देखिए, जनरल साहब बेहतर समझते हैं, और मुझे तो इतना पता है कि तालिबान ये हुकूमत की पहले से है, वो कार्रवाई करती थी पाकिस्तान, और जो अफगानिस्तान भी इस वक्त हुक्मरान है वो करती थी कार्रवाई अफगानिस्तान। ये दोनों अलग अलग है, ये जनरल साहब ठीक। अब वो सूरत ये है कि आप उस तालिबान के लिए जो अफगानिस्तान में हुक्मरान है उसके लिए तो आप दुनिया भर में लॉबिंग करे हो, और उस लॉबिंग का रिजल्ट आपके सामने ये है। मैं नहीं कहता हूँ, ठीक है, हर चीज का एक लिमिट होता है, हर चीज का एक तौर तरीका होता है। दुनिया से हमें जाना चाहिए, मैं हर टीवी चैनल की बात करता हूँ, हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए। हाँ। आप दुनिया से हम आगे बढ़े, उसका नतीजा ये हुआ कि 22 सेनेटरों ने आपके खिलाफ हो, न सिर्फ अफगान हुकूमत के खिलाफ बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो एक तहरीक शुरू पेश कर दी कि जवाब दिया जाए कि पंजशेर वाली वैली क्या हुआ, क्या हुआ। बिल्कुल ठीक। इसी सूरत मैं समझ रहा हूँ कि फिर जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की है, APS स्कूल का जो मासूम वाक़या है वो सबको पता है, और 80,000 जो हमारी शहादतें हुई है, तो ये शहादतें किसने की है इसका भी जवाब बताना चाहिए। 80,000 अफवाज पाकिस्तान से लेके आपके हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से लेके हमारे अवाम से लेके और हमारे पुलिस समेत 80,000 शहादतें इस अफगानिस्तान की जंग की वजह से ठीक हो गया। जो मैं समझ में इस सूरत कि अगर आप वन में आप फैसला करें, वन मैन शो आप फैसला करें, इस सिलसिले में जिस तरह कौमी सलामती की हमारी कमेटी मौजूद है, बदकिस्मती से इमरान खान साहब उस कमेटी में नहीं आए थे जब अफगानिस्तान का नया नया सूरत था। कौमी असम्बली में उसने दुआनदार तकरीर जरूर की जबकि वो बजट सेशन था। तो मेरा कहना है कि नियत पे शक नहीं है हुक्मरान का, मगर उनकी पे मुझे जरूर एतराज है कि उनकी तौर तरीके गलत है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताएं, चीज़ बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान को करनी चाहिए, पाकिस्तान कर भी रहा है, पाकिस्तान की रियासत भी कर रही है, हुकूमत भी साथ लगी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो ऑपोजिशन की व्यू पॉइंट है वो मोस्टली ये है कि हमारी बाइंग नहीं ली गई, ये सिंगल हैंडेडली डिसीजन किया गया। इसके अलावा और कोई व्यू पॉइंट है जी, या कोई और वे आउट आप समझते हो इसको लेकर हो सकता है? देखिए, वैसे तो ये है कि ये कौमी सलामती के मामलों में ये ज़ाहिर है इस मामले का ताल्लुक कौमी सलामती से इस लिहाज से है कि हम तो मुद्दत से दहशतगर्दी का निशाना बने हुए थे। बिल्कुल। तो हमने जितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे अस्करी इदारों ने, हमारी फौज ने, हमारे सिविलियन इदारों ने, पूरी कौम ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इतनी दुनिया किसी कौम ने नहीं दी। बात यह है कि ये बड़ी मुस्बत और अच्छी पेशरफ्त है, और बुनियादी तौर पर ये तजवीज़ तालिबान ने दी थी जब उन्होंने वहाँ पे हुकूमत संभाली, तो आते ही उन्होंने ये कहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान से, उनसे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में आपको आम माफी दी जाए तो आप हथियार फेंक दें। ये उनकी तजवीज़ थी, और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे अस्करी इदारे भी मुज़ाकरात में यकीनन शामिल हैं। ये अच्छी पेशरफ्त है, और ये आप देखें ये पहली दफा इस तरह नहीं है कि ये उनको माफी का ऐलान उनके लिए किया जा रहा है। इससे पहले जिस तरह जनरल साहब ने इशारा फरमाया कि बलोचिस्तान के हमारे वो लोग जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए थे, जिन्होंने पाकिस्तानी परचम की तौहीन की थी, जिन्होंने हमारे अस्करी इदारों पे हमले किए थे, बेशुमार जराइम में मुलव्वस थे, वो कत्ल गारत में मुलव्वस थे, उनके लिए भी हमारी अस्करी और सियासी क़यादत ने बड़ी फराखदिली का और बड़ी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए उन्हें गद्दार और मुल्क दुश्मन कहने की बजाय उन्हें नाराज बलोच भाई कहा
कि हम नाराज बलोच भाइयों को वापस कौमी धारे में लाएंगे। और ये बड़ी अच्छी, मैं समझता हूँ बहुत एक विजनरी, एक लीडरशिप की ये क्वालिटी होती है कि उन्होंने इस तरह का ये इनिशिएटिव लिया और जिसके बड़े अच्छे असरात भी मुरतब हुए। अब ये है कि ये भी मुझे यकीन है, जिसमें जल साहब ने दोनों बातें जो की, ये बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि एक तो ये कि तालिबान की तरफ से, तालिबान गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर है कि आप ये काम छोड़ दें। उनकी वो इससे पहले आपको पता है 9/11 के बाद से लेके तालिबान हुकूमत से पहले तक जो हुकूमत आई उसकी दोस्ती हिंदुस्तान से ज्यादा थी, उसका झुकाव उधर था। वो ये अहमद करज़ई की हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत थी, उनके साथ वो अब्दुल्ला सर पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल पॉइंट आ गया। अब ये है कि अब उनको वो सरपरस्ती नहीं मिलेगी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जिससे पहले उनको मिलती थी हिंदुस्तान नवाज हुकूमतों से। अब ये कि उनके गिर्द घेरा भी तंग हुआ वहां पे, और दूसरा ये है कि जो कमजोर भी हुए हैं वो। पॉइंट आ गया जी आपका, बिल्कुल आ गया। आफ्ताब भाई हमारे साथ नहीं है। जैन साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। सर दो चीजें आपने बताई जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, एक शोहदा की फैमिलीज और नंबर 2 सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी। सर शोहदा की फैमिलीज ऑब्वियसली हम सबको पता है उनका क्या व्यू पॉइंट है और बिल्कुल दुरुस्त व्यू पॉइंट है। सेग्रीगेशन जो है, जो हम पहले बात कर रहे थे, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये सर कौन फिर डिसाइड करेगा और इसकी टीओआरस कैसे सेट होंगी फिर? देखें, ये जो गुड तालिबान बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपके सामने खोल के रख देता हूँ। इसमें तो कोई अभाम नहीं है। बात ये है कि अफगान तालिबान जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको हम बैड तालिबान नहीं कहते, नहीं कहा पहले भी, ठीक है, आज भी हम समझते हैं कि वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो बौले कुत्तों की तरह हमारे ऊपर छोड़े हुए थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान, CIA ने, रॉ ने और NDS ने मिलकर, ये बैड तालिबान ये थे और इनमें कोई भी गुड नहीं है। तो वो सेग्रीगेशन आप ये ना कहें कि इनमें से कोई गुड तालिबान है और कोई बैड तालिबान है। इनमें आप ये कहें कि कोई घिनौने जराइम में मुलव्वस तालिबान लीडरशिप है और कोई नीचे फुट सोल्जर्स हैं। हाँ। इनको आपस में तोड़ना भी जरूरी है, इनको सेग्रीगेट करना चाहिए भी और हम कर सकते भी हैं और उसी तरफ मेरे ख्याल हम जा रहे हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं कि जिनके लखते जिगर शहीद हुए, किसी सूरत में मेरा के वो माफी देंगे उन लोगों को जो। और मैं एक चीज और अभी मैं कर देता हूँ शेयर, हुकूमत को करनी चाहिए कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्वस लोग थे, उसमें से बहुत सारे लोग कैफरे किरदार तक पहुंचाए जा चुके हैं। उसका ऐलान ज्यादा इसलिए नहीं किया गया कि वो बहुत सारे लोग यहाँ वाले भी थे, तो वो बहुत सारे लॉ के मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अब मेरा ख्याल है कि ये मैं जरूर कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि पूरी कौम को कॉन्फिडेंस मिले, और पूरी कौम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट में ग्रुप्स होते हैं, उनको इन कैमरा ब्रीफिंग दें, तमाम सियासी जमातों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, और फैसला कोई ना करें जब तक कि एक कंसेंसस ना हो जाए। मुझे यकीन है कि अमन के लिए कंसेंसस हो जाएगा, जब असल बातों का पता चलेगा तो कंसेंसस हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल मेरी असेसमेंट ये है कि ये अफगानिस्तान के हालात, इस खित्ते के हालात अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में अमन की तरफ जा रहे हैं। और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अगर कांटा निकल गया तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। और सर आ गया पॉइंट आपका, बिल्कुल ठीक है। कादिर साहब दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, एक आपसे पूछता हूं, एक डॉक्टर निसार चीमा से। सबसे पहले कंसेंसस डेवलप होना है। आज अगर इस इशू को लेकर नेशनल असेंबली और सेनेट के अंदर कंसेंसस डेवलप नहीं होगा तो इसका फायदा हमारा दुश्मन उठाएगा, और हम सबको पता है कि उसको मौके की तलाश में है। कितने ऑप्टिमिस्टिक है ये? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है कि हम लोग इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप कर लेंगे? देखिए, कंसेंसस डेवलप की तो बात की बात है कि पहला अगला इस मूड से तो बाहर आ जाए। जब हम कौमी इश्यूज के ऊपर बात करें, जब हम मईशत के ऊपर बात करते हैं, जब हम महंगाई के ऊपर बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये नारों मांग रहे हैं। पहले उस होड़ से तो निकला है। उसके बाद दूसरी बात ये, आज भी असेंबली में और किसी वक्त भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है, जिससे ये डब्बा मशीन को और बहुत सारी चीजें जो अपनी हुकूमत लाना चाह रहे हैं, तो इस हवाले में भी एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए और उस ज्वाइंट सेशन के सामने ये सारी सूरत-ए-हाल रखते। जनरल साहब फरमा रहे हैं, मेरा सवाल ये सबसे ज्यादा नुकसान तो दहशतगर्दों ने पीपल्स पार्टी, अफवाज पाकिस्तान हैदारों को तो वही हुए है, लेकिन सियासी पार्टियों में सबसे ज्यादा जो है ना वो पीपल्स पार्टी, हमारे कायद को शहीद किया गया, चिना गया, जो एक फ्रंट
सोल्जर के तौर पे वो काम कर रही थी, और जिस तरह उनके इंटेलिजेंस दारों ने उसके बारे में कहा कि उसकी जिंदगी का खतरा, मगर उसके बावजूद आई है। और आपको याद होगा पीपल्स पार्टी के दौर में कि यही लोग तो इस्लामाबाद तक पहुंचने वाले थे, इस्लामाबाद की पहाड़ों तक आ गए थे, मगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और अफवाज पाकिस्तान की मदद से उनको वापस धकेल दिया गया। तो मैं समझ रहा हूँ जो जनरल साहब फरमा रहे हैं कि ये माफी के काबिल है, ये नहीं है, तो इसका फैसला कौन करेगा? आया कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो ना वो ठीक है, दूसरा वाला जो गलत है उसे हम नहीं करेंगे? इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अगर कौमी एक कंसेंसस इसके ऊपर वो बात हो जाए तो मैं समझ रहा हूँ कि तमाम पाकिस्तान को और सबको एक तसल्ली भी होगी। मगर जो एक इशू है, जो हुकूमत अपना मैं ना मानूं कोई भी चीज, अगर इलेक्शन कमीशन का या वैलिड पॉइंट आपका, ठीक कह रहे हैं, अपना हम कुछ नहीं कर सकते, वो करे जो मर्जी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब एक और चीज जो जल साहब ने बताई, और आफ्ताब भाई हमें इस वक्त नहीं अब ज्वाइन कर सक रहे जी, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सारा ट्रिगर हुआ था एपीएस को लेकर, और अब एपीएस के जितने लोग थे उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया है, मेजॉरिटी ऑफ देम। सर, तो आपको लगता है कि जो डिस्कशन है, जो डिबेट है इस चीज के ऊपर के इनके साथ बातचीत करनी, या जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि गैर मुसल्लह होने पर माफी का ऐलान, इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप हो जाएगा ताकि चीजें आगे लेकर चले? विद एन अनस्टेबल अफगानिस्तान, पाकिस्तान कैन नॉट बी ए स्टेबल कंट्री। जी देखिए भाई साहब, किसी भी इशू पे कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के हवाले से सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। उन्होंने ये सबको साथ लेके चलना होता है। बदकिस्मती से ये हुक्मरान जो हैं उस फराखदिली से, उस विजन से, उस वसीउल कल्बी से बिल्कुल महरूम है। बदकिस्मती से पूरी कौम देख रही है पिछले 3 साल में स्वाए एहतसाब के नाम पे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के, यानी अपोजिशन को दीवार से लगाने के, इनके ये अपोजिशन असाब पे सवार है। बात यह है कि उनको कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए इनको नाम किसी से एनआरओ मांगती हैं, अदालतें जाने और केसेस जाने, इनका काम नहीं है। इनको ये कि अपनी रवायती तंग नजरी से और जो इंतकामी ज़हनियत से उससे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, फराखदिली से काम लेना पड़ेगा। कम से कम यह है कि कौमी इशूज पे कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। देखें, मईशत हो, कश्मीर हो, कोविड-19 हो, अब ये मसला हो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, इस हवाले से कभी भी हुकूमत ने अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। हमें तवक्को है, लेकिन जब भी यह हुकूमत कौमी मुफाद में कोई कदम उठाएगी, हम इनकी इंतकामी कार्रवाइयों के बावजूद, इनकी ज़हनियत इंतकामी ज़हनियत के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और दस्ते ताबन दराज करेंगे, और यह है कि हम कौमी मुफाद में, मुल्क की मुफाद में इंशाल्लाह फैसला करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जल साहब, सर 2 चीजें, एक रियासत का किरदार, नंबर 2 कंसेंसस डेवलप करना है। हुकूमत विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से हाथ मिलाने के लिए वो तैयार नहीं, वो किस तरह कंसेंसस डेवलप करेंगे? आपको लगता है इसके अंदर रियासत को भी अपना किरदार अदा करना पड़ेगा एटलीस्ट, ताकि हुकूमत और ऑपोजिशन, और आपने खुद सुना है ऑपोजिशन दे आर रेडी टू लिसन एंड टू डिस्कस। सो आपको क्या लगता है, हुकूमत, रियासत, कौन इसको इनिशिएट करेगा? जी साफ ज़ाहिर है कि जैसे वो चीमा साहब कह रहे हैं, हुकूमत ही की रिस्पांसिबिलिटी है उन्हीं के, और लेकिन जब आप रियासत अंदर कह रहे हैं तो मैं समझ रहा हूँ बिटवीन दी लाइंस आप क्या बात करना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उनका रोल भी होना चाहिए। और पीएमएलएन का तो ये पुराना मौक़िफ़ है, आप वो तो बातचीत करना चाह रहे थे हमेशा से, और मेरा ख्याल वो तो इसकी मुखालफत नहीं करेंगे। ये ज़्यादा आपको कन्विंस करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, एएनपी को, मौलाना फजलुर रहमान को भी, वो भी मान जाएंगे, उनको वो भी चाहेंगे कि ऐसा ही हो, और भी मेरा ख्याल जितनी इस्लामी जमातें वो मान जाएंगी। तो बेसिकली आपको कन्विंस करना है सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताकर पीपल्स पार्टी को, एएनपी को। सही कह रहे हैं मंदुखेल साहब के, पीपल्स पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, और पीपल्स पार्टी के और एएनपी के स्टैंड की वजह से नुकसान हुआ है, ये भी हमें भी मालूम है और वो भी जानते हैं। लेकिन ये है कि एक बात चल पड़ी है, मस्बत है, इसको इतना जल्दी शायद रिवील नहीं करना चाहिए था, वो तो चलो हो गई है। फैसला भी नहीं हुआ है, फैसला होने से पहले, फैसला करने से पहले बहुत जरूरी है कि एक नेशनल कंसेंसस पैदा किया जाए। लोग तो नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मेजॉरिटी मान जाए तो मेरा काम चल सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आफ्ताब जहांगीर, डॉक्टर निसार चीमा, कादिर खान मंदोख, वेरी मच जी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कोई भी इशू हो,
अगर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा और एक डायरेक्शन पर आप लोग नहीं चल रहे, ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग एक साइड पे चलें और कुछ बी साइड पे। अगर आपने आगे चलना है और पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग पाकिस्तान टुडे बशर्ते ज़िंदगी। आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।